सो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जहाँ कि हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पूरा देख चुके हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा नहीं देखे, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एनारोबिक हम लोग पूरा देख चुके हैं। एरोबिक में हम लोग क्रैब साइकिल तक देख चुके हैं, लिंक रिएक्शन क्रैब साइकिल तक देख चुके हैं। आज हम लोग जो आगे देखने वाले हैं कि NADH2 और FADH2 का जो ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, फिर वहाँ से आगे चल करके प्रोसेस अपना आगे बढ़ेगा और ATP का सिंथेसिस होगा, तो कैसे होता है ये हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। सबसे पहले चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये तो हो गया बेसिक सी बात। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे होगा NADH2 और FADH2 को यहाँ पे ऑक्सीडाइज किया जाएगा, ठीक है। दोनों ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ से होगा इलेक्ट्रॉन का लूज। वही इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करेगा और उसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और जो लास्ट में है उस इलेक्ट्रॉन को O2 एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है अपना OP, यानी कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन करने का मतलब हो गया कि यहाँ पे फोस्फोराइलेशन वर्ड से क्लियर है कि फोस्फोराइलेशन वर्ड हमेशा किसके लिए आता है, ATP सिंथेसिस के लिए। और ऑक्सीडेटिव कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीडाइज करके जो ATP का सिंथेसिस होगा उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। आप लोग को अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले बताए हैं ऑक्सीडाइज किसको किया जाएगा, NADH2 और FADH2 को ऑक्सीडाइज किया जाएगा। उससे जो ATP का सिंथेसिस हो रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, NADH2 FADH2 को ऑक्सीडाइज करेंगे, जो कि क्या करेगा, ETS रन करवाएगा। और यही क्या काउज करेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट काउज करेगा, ठीक है। कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होगा कि मैट्रिक्स साइड और इधर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तरफ, दोनों तरफ क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट काउज होगा। एक तरफ प्रोटॉन ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, एक तरफ से प्रोटॉन दूसरे तरफ मूव करेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो वही ग्रेडियंट को ब्रेक करके क्या होगा, कौन ब्रेक करेगा, एफ नॉट, ठीक है, जो कि क्या है, चैनल है, चैनल फॉर्म करता है। ये क्या करेगा, F1 का रोटेशन काउज करवाएगा और इसी से ATP का सिंथेसिस होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ जो ATS में और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो आपको यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स दिखने वाला है। हम लोग कॉम्प्लेक्स का बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स आपको मैट्रिक्स साइड से दिखता है, ठीक है, और सारा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाता है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के थ्रू, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स 1 है, इसको हम लोग बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज। जब आप NCERT का डायग्राम देखोगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ क्लियरली बताया गया है, ठीक है। इसके पास होता है FMN और FeS यानी आयरन सल्फर। ये इलेक्ट्रॉन किसको पास करता है, ये इलेक्ट्रॉन पास करता है UQ यानी कि यूबी क्विनोन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यूबी क्विनोन एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाली बात है कि एक पेयर अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो ये 4 प्रोटॉन को पंप करता है, कहाँ से, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। आप सपोज करो कि ये अपना इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ठीक है, ये अपना इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है और इधर मैट्रिक्स है, इधर क्या है, मैट्रिक्स है, और इधर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। इधर क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा। इलेक्ट्रॉन तो इनर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। ये एक पेयर अगर इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसपोर्ट होता है तो ये क्या काउज करवाएगा, ये 4 प्रोटॉन अंदर इधर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूव करवाएगा, ठीक है, पंप करवाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट काउज होते जाएगा। वहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता जाएगा, ठीक है। एक साइड क्या होगा, प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता जाएगा। कहाँ से कहाँ पंप किया जाता है, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे अपना क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग का आगे है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 क्या करता है, ये FADH डिहाइड्रोजिनेज है। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज था, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स 2 क्या है, FADH डिहाइड्रोजिनेज। इसको अगर आप NCERT का डायग्राम फिर आप देखोगे, ETS का जो डायग्राम दिया हुआ है वहाँ पे इसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बताया गया है, जहाँ की सक्सिनेट जो है वो किस में चेंज होता है, फ्यूमरेट में चेंज होता है, ठीक है। इसके पास है FAD, इसके पास क्या था, इसके पास था FMN, इसके पास था FMN और आयरन सल्फर, इसके पास है FAD और आयरन सल्फर। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी प्रोटॉन का पंपिंग नहीं होगा। जैसे वहाँ पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए वहाँ पे क्या हो रहा था, 4 प्रोटॉन पंप किया जा रहा था एक पेयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई प्रोटॉन का पंपिंग नहीं होगा, जबकि इसके आगे जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ भी प्रोटॉन का पंपिंग होगा। तो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन किसको दिया जाएगा, यूबी क्विनोन। वहाँ भी किसको दे रहा था, यूबी क्विनोन।
अब ये यूवी क्विनोन क्या करेगा, ये हम लोग यूवी क्विनोन तभी से देख रहे हैं, तो हम लोग यूवी क्विनोन के बारे में पहले जान लेते हैं। तो अब ये यूवी क्विनोन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा कॉम्प्लेक्स 1 से और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों से। अभी हम लोग वही देख रहे थे थोड़ा देर पहले। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक्सेप्टर है, ये दोनों एक्सेप्ट करता है। और ये यूवी क्विनोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूवी क्विनॉल, UbQH2, यानी कि यूवी क्विनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है अपना, ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ जो अपना ये इलेक्ट्रॉन है ये किसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ये अब आपको कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 को। मतलब कहने का क्लियर है कि ये अगर अपना कॉम्प्लेक्स 1 है, ये अपना कॉम्प्लेक्स 2 है, ठीक है, तो ये भी क्या करे, किसको देगा, यूवी क्विनोन को देगा, ये भी किसको देगा, यूवी क्विनोन को देगा। और ये दोनों यूवी क्विनोन क्या करेगा, मिल करके किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को दे देगा। ठीक है, बात क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पहले यूवी क्विनोन था, इस यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये UbQH2, ठीक है, यानी कि यूवी क्विनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स 3 को दे रहा था, अब कॉम्प्लेक्स 3 को बारे में पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 3 के बारे में जब आप देखोगे सेम ETS का डायग्राम, तो वहाँ पे आपको दिखाया गया है कि साइटोक्रोम BC1 इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन को ये साइटोक्रोम B के पास ट्रांसफ़र करेगा। साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर के पास जाएगा और आयरन सल्फर से साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा। फिर ये किसको दे देगा, साइटोक्रोम C को दे देगा। तो हम लोग साइटोक्रोम C भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी सेम वही बात जो कॉम्प्लेक्स 1 में हो रहा था, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स 1 में पढ़ रहे थे कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए ये भी कितना करेगा, 4। एक पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए ये भी 4 प्रोटॉन को पंप करेगा मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है साइटोक्रोम C। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स 3 है वो साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन देता है। अब ये साइटोक्रोम C कहाँ है, ये आउटर सरफेस पे है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे, एक्सट्रेंसिक है। अभी तक हम लोग इनर सरफेस पर रहे थे, इनर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर रहे थे। सपोज करो ये अगर माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है, तो अभी तक हम लोग इनर मेम्ब्रेन इनर सरफेस पर रहे थे, लेकिन ये साइटोक्रोम C आपको इधर मिलेगा, आउटर सरफेस तरफ। ठीक है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और ये किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 4 को देता है। अब आप जब NCERT का डायग्राम देखोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स 4 वहाँ पर क्लियरली दिखेगा। अभी हम आपको NCERT का डायग्राम भी दिखाने वाले हैं लास्ट में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। अब देखो कॉम्प्लेक्स 4 है अपना, कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी बोलते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोलते हैं। ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ये 2 प्रोटॉन पंप करता है। ध्यान देते चलना, पहले 4 पंप हो रहा था, फिर 4 पंप हो रहा था, अब ये कितना कर रहा है, 2 पंप कर रहा है एक पेयर के लिए। ठीक है, ये भी मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ कर रहा है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन पास करता है किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या है, टर्मिनल एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का। इसके आगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये दोनों को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके कुछ इस तरह से क्या करेगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब ETS से हम लोग बाहर चलते हैं। ठीक है, ETS का पार्ट ये नहीं है, ये ETS में नहीं आता है, ये है अपना कॉम्प्लेक्स 5। डायग्राम में नहीं बताया है कॉम्प्लेक्स 5 है, लेकिन डायग्राम में ATP सिंथेज बताया है। ठीक है, आप जब NCERT का वर्ड रीड आउट करोगे साइड में, तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स 5 बताया जा रहा है। ये ETS का पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये अलग है। यहाँ पे आपको 2 मेजर कंपोनेंट मिलता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं F0 और दूसरा है अपना F1। ठीक है, एक है F0, दूसरा है अपना F1। तो F0 जो है इंट्रिंसिक है, ये अंदर की ओर रहता है। इसको NCERT के जब डायरेक्ट लाइन है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या करता है, चैनल फॉर्म करता है, जिसके थ्रू प्रोटॉन क्या करता है, इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। जैसे ठीक है, जैसे ये देखो, ये अपना इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तरफ से ये मैट्रिक्स की तरफ आता है, ये चैनल के थ्रू यही आता है ये। ठीक है, और यहाँ पे कैसा डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है प्रोटॉन का। ठीक है, कहाँ से, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं F1 का। NCERT का लाइन है कि ये F1 इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको ATP सिंथेज का लोकेशन होता है, ATP का सिंथेसिस आपको यहीं पर होता है F1 के पास।
ये किसके तरफ होता है, ये आपको मैट्रिक्स के साइड होगा, लेकिन होगा इनर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर ही। जैसे आप सपोज करो ये इनर मेम्ब्रेन है, इधर इधर आपका मैट्रिक्स है, इसके इनर सरफेस पर ही होगा, लेकिन मैट्रिक्स के तरफ होगा, इधर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ नहीं होगा, ये मैट्रिक्स के तरफ ही होगा। यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन क्रॉस करेगा ट्रांस मेम्ब्रेन टनल को, यानी कि जो चैनल फॉर्म किया था एफ नॉट, तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, उस चैनल को क्रॉस करेगा और F1 रोटेट करेगा अपने आप को, एडीपी से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों ज्वाइन होगा और क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर दरअसल हो क्या रहा है, देखो इधर है अपना इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इधर है अपना क्या, इधर है अपना मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से 4 प्रोटॉन मूव करेगा किधर, मैट्रिक्स की तरफ, यहाँ पे क्या होगा, एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ये था अपना बेसिक सा ओवरव्यू। अगर आप लोग को कहीं भी कोई डाउट आएगा इसमें तो आप लोग फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हो कि क्या यहाँ पे ये डाउट है, वहाँ पे वो डाउट है। इसके आगे का हम लोग आपको डायग्राम के साथ आपको हर चीज़ क्लियर करके आगे बताएंगे। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, हर डायग्राम को आपके सामने लाएंगे और एक्सप्लेन भी अच्छे तरीके से करके आपको समझाएंगे। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।